वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं प्रियंका आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज इस मैपिंग वाली क्लास में हम लोग जो कॉन्टिनेंट डिस्कस करेंगे वो है यूरोप। ठीक है, आज यूरोप महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तो जिन्होंने भी पिछली क्लास नहीं देखी है वो ज़रूर देख लीजिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज की भी क्लास, इसके अलावा अगर आप इसके साथ कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं लाइक यूपीपीसीएस, आरओ या आरओ एग्ज़ाम, दोनों एग्ज़ाम में अभी भी स्थिति बनी हुई है कि कौन सा एग्ज़ाम होगा टाइम से या नहीं होगा, बट आपके पास अभी भी टाइम है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, अपने आप को इवैल्यूएट करना चाहते हैं कि आपके कैसे मार्क्स आ रहे हैं, कहाँ पर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट में आपका भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो इन सभी चीज़ों को जानने के लिए आपको क्विज सॉल्व करने की ज़रूरत है, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने की ज़रूरत है और अपने आप को देखने की ज़रूरत है कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं। और सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें कंटेंट के साथ। इसके लिए आप पेड क्विज ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से न्यू पेड क्विज लॉन्च की हुई है। आप कोर्स भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको इन दिए गए नंबर्स पे कॉल या फिर मैसेज करना है और आप अपने कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, आप स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर आरओ एग्ज़ाम के लिए। चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमें पढ़ना है यूरोप महाद्वीप के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे इसका एरिया कितना है, क्षेत्रफल कितना है। तो इसका क्षेत्रफल है 10.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर। तो पृथ्वी की सतह का 2% इसके पास है और यह सिक्स्थ सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और समुद्र तट की इसकी जो कोस्टल बाउंड्री वो कितनी है, 38,000 किलोमीटर, 38,000 किलोमीटर है। और संप्रभु देश है ये, इसमें 51 संप्रभु देश है, मतलब 51 यहाँ पर कंट्रीज़ हैं। ठीक है, यूरोप के सबसे बड़े देशों में रूस है, यूक्रेन है, फ्रांस है, स्पेन है, स्वीडन है और नॉर्वे है। सारे बड़े बड़े देश हैं, लेकिन इनमें कुछ छोटे देश भी हैं, जैसे कि वेटिकन सिटी जो कि रोम में अवस्थित एक एन्क्लेव है, छोटा सा 0.44 वर्ग किलोमीटर में ही फैला हुआ है। नेक्स्ट है मोनाको, ये फ्रांस और भूमध्य सागर से घिरा हुआ है। सैन मैरिनो इटली में अवस्थित एक क्षेत्र है, एन्क्लेव है ये भी। जो फोर्थ है वो है लिechtenstein, जो कि स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के मध्य स्थित है। माल्टा है सिसिली के मध्य, सिसिली के पास भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीप है। अंडोरा है, पूर्वी पायरेनीज में स्थित है और उत्तर में फ्रांस और दक्षिण में स्पेन की सीमा भी इससे लगती है। इस मैप में आपको बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, बट आप अपने मैप में ज़रूर देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कंट्रीज़ दिख जाएंगी, जैसे कि यहाँ पर आपको नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड दिख रहे होंगे। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम हो गया, आयरलैंड हो गया, यहाँ से स्पेन, ठीक है, यहाँ पर ये देखो पोर्तुगल है, लिस्बन इसकी कैपिटल है, कैपिटल भी ज़रूर याद रखिएगा। फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली है। इसी तरह आप आगे करके अपने मैप में थोड़ा जूम करके देखेंगे तो आपको दिखेगा पोलैंड हो गया। यहाँ पर आपको याद ये भी रखना है कि कौन कौन एक दूसरे से देश बाउंड्री बनाते हैं, जैसे कि यूक्रेन हो गया, बेलारूस हो गया। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है कि यूक्रेन से कौन सी ऐसी कंट्री है जो यूक्रेन से और रसिया दोनों से बाउंड्री शेयर करते हैं। तो यहाँ पर आपको पोलैंड दे सकते हैं, रोमानिया दे सकते हैं, ये बेलारूस दे सकते हैं। तो आपको याद रखना रहेगा कि वो कौन सी कंट्री, जैसे कि यहाँ पर बेलारूस है लेकिन पोलैंड नहीं है। तो इस तरीके क्वेश्चन के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। फिर ब्लैक सी से कौन कौन से जो कंट्रीज़ हैं बाउंड्री शेयर करती हैं, जैसे कि यहाँ पर टर्की दिया गया, बुल्गारिया है, रोमानिया है। ठीक है, इन सबको याद रखना होता है। ये रूस हो गया, सीरिया यहाँ पे दिया गया। अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ याद रखनी होती कि मेडिटेरेनियन सी से कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो बाउंड्री शेयर करती हैं। तो आपको इस तरीके से जितने भी छोटे छोटे सी हैं या बड़े सी हैं, उनसे कौन सी कंट्री बाउंड्री बना रही हैं, ये भी लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूरोप के प्रमुख शहरों की बात की जाए तो सबसे बड़े शहरी क्षेत्र में इस्तांबुल है, मॉस्को है, लंदन है, सेंट पीटर्सबर्ग है, बर्लिन है, मैड्रिड है, हेलसिंकी है, जो कि उत्तरी ध्रुव के सर्वाधिक नज़दीक राजधानी है। प्रमुख द्वीपों की बात किया जाए तो नोवाया ज़ेमालिया है रूस का, फ्रांस जोसेफ लैंड है रूस का, स्वालबार्ड है नॉर्वे का, आइसलैंड है, फरो आइलैंड है और ये डेनमार्क का है। जीलैंड डेनमार्क का है, द चैनल आइलैंड्स है फ्रांस का,
शेटलैंड यूके का है। ब्रिटिश आइल्स ये आयरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन और आइल ऑफ मैन का है। ठीक है, फिर बेलियारिक द्वीप समूह है जो कि स्पेन में, स्पेन के पास है। कोर्सिका फ्रांस का है। सार्डिनिया पर इटली का मतलब कब्जा है। सिसिली भी इटली का ही है। एओलियन द्वीप समूह इटली का है। माल्टा क्या है, ये भूमध्य सागर में स्थित एक संप्रभु राष्ट्र है। और क्रेते किसका है, ग्रीस का है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी झीलों की, तो इसमें लेक लेडोगा है जो कि रूस में है। लेक वनगा है, रूस में है। ठीक है, क्यूबेस्यो जलाशय है, रूस में। लेक वैनर्न है, स्वीडन का। और राइबेंस जलाशय है, रूस का। इस मैप में आपको दिख जाएगा, यहाँ पर ये आपको नेवा रिवर दिख रही है, लेक लेडोगा। ठीक है, फिर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर श्वीर रिवर। इसके आगे बढ़ेंगे, वाइट लेक है यहाँ पर आपको दिख रही होगी। फिर लेक राइबेंस है, ये रही। इसके आगे वोल्गा रिवर। ठीक है, वोल्गा रिवर दिख जाएगी। और ये वोल्गा रिवर, और यहाँ पर ये मॉस्को कैनाल है। मॉस्को इसी के तट पर ये स्थित है। रसिया में आप देखेंगे सेंट पीटर्सबर्ग है यहाँ पर। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग अब आगे डिस्कस करेंगे। यूरोप का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो कौन सा है, माउंट एल्ब्रूस है। सेकंड कौन सा है, माउंट ब्लैंक है। माउंट एल्ब्रस का देखेंगे आप कितना है यहाँ पर हाइट, तो वो है 5642 मीटर। और माउंट ब्लैंक का कितना है, 4808 मीटर। सबसे लंबी नदियों में सबसे लंबी पहली नदी है वोल्गा, सेकंड है डेन्यूब, थर्ड यूराल है, और फोर्थ यहाँ पर नीपर है, फिफ्थ डॉन है। ठीक है, तो यहाँ पर याद आपको रखना होगा, वोल्गा, डेन्यूब, यूराल, नीपर और डॉन, ये सारी नदियाँ कहाँ की, यूरोप की हैं। यूरोप की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे पहले आता है यूराल पर्वत। 2500 किलोमीटर में फैला हुआ है और यूरोप और एशिया महाद्वीपों के बीच ये पारंपरिक सीमा का एक हिस्सा है। स्कैंडिनेवियाई पर्वत है, यहाँ पर ये प्रायद्वीप में पाए जाते हैं जो स्कैंडिनेवियाई पेनिनसुला है। पहाड़ों के पश्चिमी किनारे उत्तरी सागर और नॉर्वेजियन सागर में गिरते हैं तथा नॉर्वे में स्थित लंबे संकीर्ण प्रवेश द्वार बनते हैं। फिर आ जाता है कार्पेथियन पर्वत। ये कार्पेथियन के भीतर सबसे लंबी, सबसे ऊंची श्रृंखला स्लोवाकिया और पोलैंड में टाट्रा पर्वत के रूप में जानी जाती है। पश्चिमी कार्पेथियन ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, पोलैंड, स्लोवाकिया और हंगरी में है। पूर्वी कार्पेथियन कहाँ है, दक्षिण पूर्वी पोलैंड, पूर्वी स्लोवाकिया, यूक्रेन और रोमानिया में। और दक्षिणी कार्पेथियन ये रोमानिया और पूर्वी सर्बिया में है। अब हम लोग बात करेंगे आल्प्स पर्वत की और काकेशस पर्वत की। तो आल्प्स पर्वत में देखेंगे सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है जो पूरी तरह से यूरोप में स्थित है। 8 अल्पाइन देश हैं, देखेंगे कौन कौन से पश्चिम के पूर्व की ओर जिनमें ये फैला हुआ है। फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, मोनाको है, इटली है, लिechtenstein है, ऑस्ट्रिया है, जर्मनी है और स्लोवेनिया है। ये सारे आपको देश याद रखने हैं। माउंट ब्लैंक इसकी क्या है, हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंचा पर्वत है। कितना है, 4808 मीटर की ऊंचाई पर अल्पाइन क्षेत्र में 4000 मीटर, मतलब इसकी लगभग सबसे ऊंची जो चोटियां हैं वो लगभग 4000 मीटर की हैं। फॉन क्या है, देखिए ये स्थानीय पवन है। फॉन है, जोंडा है, यहाँ पर मिस्ट्रल देखेंगे एक मिलेगी, वो ठंडी हो जाएगी। इस तरीके से आपको कई लोकल विंड्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये आपको याद करनी होती है। खमसिन है, ये सब मैंने याद कराई हुई हैं, लेकिन फिर आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फॉन कैसी है, गर्म स्थानीय पवन है जो आल्प्स के पवन विमुख पक्ष पर विकसित होती है। और ये पवन बर्फ को पिघलाकर जानवरों को चराने में मदद करती है और अंगूरों को पकने में मदद करती है। तो ये एक तरह की गर्म स्थानीय पवन है, इसलिए इसका फायदा क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर आप मौसम देखें, यहाँ पर बर्फ बनी रहती है, तो उस बर्फ को पिघलने की वजह से यहाँ पर जानवरों को चराने में मदद मिल जाती है, अंगूरों के पकने में ये फॉन जो है हेल्प करती है। फिर आ जाती है मिस्टल। तो मिस्टल क्या है, ये आल्प्स से फ्रांस के ऊपर भूमध्य सागर की ओर चलती है, रोन घाटी के माध्यम से प्रसारित होती है और उच्च गति के साथ बहुत ठंडी और शुष्क होती है। जितनी भी ठंडी आपको मिलेंगी वो शुष्क होती हैं। ये दक्षिणी फ्रांस में बर्फीला तूफान लाती है। तो फॉन भी याद रखिएगा, मिस्टल भी याद रखिएगा। अगला जाता है काकेसस पर्वत, 1100 किलोमीटर में फैला हुआ है। ग्रेटर काकेसस रेंज यूरोप और एशिया के बीच एक प्राकृतिक बाधा है। ग्रेटर काकेसस ज्यादातर रूस में है और जॉर्जिया के साथ साथ अजरबैजान के सबसे उत्तरी हिस्सों द्वारा साझा किया जाता है। यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा, माउंट एल्ब्रस है, 5642 मीटर ऊंचा है और ग्रेटर काकेसस में स्थित है। लघु काकेसस एशिया का एक हिस्सा है और लघु काकेसस मुख्य आर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया में अवस्थित है, लेकिन उत्तर पूर्वी तुर्की और उत्तरी ईरान के कुछ हिस्सों तक भी फैले हुए हैं। अब इस कॉन्टिनेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि यूरोप की प्रमुख नदियां भी पढ़नी है, जैसे कि वोल्गा रिवर, ये वल्दाई हिल से निकलती है और कैस्पियन सागर में अपना जल गिराती है। आर्थिक रूप से यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण नदी है।
फिर आ जाती है डेन्यूब, ये ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और काला सागर में अपना जल गिराती है। नदी विश्व में दूसरे स्थान के हिसाब से सबसे बड़े देशों से होकर गुजरती है और नील नदी के बाद ये नदी है जो 11 देशों में बहती है। जर्मनी में उत्पन्न डेन्यूब ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया, मोल्दोवा, यूक्रेन से होकर के उनकी सीमा में होकर से ये गुजरती है। तो मैप में भी एक बार देख लेंगे तो ये दिख जाएगी आपको वोल्गा रिवर, रेड कलर से दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जर्मनी दिख रही है, जर्मनी से निकलती है। ये रही ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की क्या हो जाएगी कैपिटल, वियना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, स्लोवाकिया है, स्लोवाकिया के बाद आप देखेंगे आगे बढ़ेंगे सर्बिया दिख रहा है, रोमानिया दिख रहा है, बुल्गारिया दिख रहा है। इस तरीके से आप देखेंगे बहुत सी कंट्रियों में गुजरती, लगभग 11 जो कंट्रीज हैं उनसे ये पास होती है। नेक्स्ट रिवर है यूराल, ये यूराल पर्वत से निकलती कैस्पियन सागर में अपना जल गिराती है। रूस और कजाकिस्तान में ये नदी है। फिर आ जाती नीपर, वल्दाई हिल से निकलती काला सागर में जल गिराती है। बेलारूस और यूक्रेन से होकर बहती है, यूक्रेन और बेलारूस की सबसे लंबी नदी है। नीपर यूक्रेन की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण नौगम्य जलमार्ग भी देती है। फिर आ जाती डॉन रिवर, अजोव सागर में अपना जल गिराती है और ये पश्चिमी रूस की दूसरी प्रमुख नदी है। इसके बाद राइन नदी है जो कि टोमा झील से निकलती उत्तरी सागर में अपना जल गिराएगी। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग और यह कई महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों से होते हुए बहती है। तो देख सकते हैं राइन रिवर के बारे में, इसके पास आप देखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटीज़ भी मिल जाएंगी, ठीक है। ये आपको नीदरलैंड दिख रहा है, नीदरलैंड का एम्स्टर्डम दिख जाएगा, ये जर्मनी से भी होकर गुजरती है, फ्रांस से होकर गुजरती है, स्विट्जरलैंड हो गया। फिर देखेंगे आप इसके पास बहुत सारी इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, पोर्ट भी देखने को मिलेंगे, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है विस्चुला, जो कि ये रिवर बाल्टिक सागर में अपना जल गिराती है, पोलैंड की सबसे बड़ी नदी है। लॉयर रिवर है जो कि मासिव सेंट्रल से निकलती है और बिस्के की खाड़ी में जल गिराती है, फ्रांस की सबसे लंबी नदी। फिर ओडर है, ओडर कहाँ पर, बाल्टिक सागर में अपना जल गिराएगी और थोड़ी दूरी तक यह पोलैंड और जर्मनी के बीच की सीमा बनाती है। यह नदी एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है। फिर रोन है, रोन किस हिसाब से निकलती, भूमध्य सागर में जल गिराती है और यह भूमध्य सागर में सीधे बहने वाली एकमात्र प्रमुख नदी है। फिर सीन नदी इंग्लिश चैनल में जल गिराती, पेरिस बेसिन के भीतर महत्वपूर्ण इसका जल मार्ग है। एल्ब रिवर है जो कि उत्तरी सागर में अपना जल गिराती, चेक गणराज्य और जर्मनी में ये बहती है। यूरोप के प्रमुख अंतर्देशीय जलमार्गों की भी बात कर लेते हैं तो वोल्गा बाल्टिक जलमार्ग है जो कि मारिंस्क नहर यहाँ पर निकलती है। तो ये वोल्गा बाल्टिक जलमार्ग वोल्गा नदी को बाल्टिक सागर से जोड़ता है और यह पृथ्वी की सबसे बड़ी झील जो कि कैस्पियन सागर है इसको महासागर से जोड़ता है, कैस्पियन सागर से, ठीक है। वोल्गा डॉन शिपिंग नहर, ये वोल्गा डॉन शिपिंग नहर वोल्गा नदी और डॉन नदी को उनके निकटतम बिंदुओं से जोड़ती है और अजोव सागर और काला सागर के माध्यम से कैस्पियन सागर और विश्व के महासागरों के बीच एक सीधा नौगम्य मार्ग प्रदान करती है। फिर है सफ़ेद सागर, व्हाइट सी, बाल्टिक नहर है। तो व्हाइट सी को वनगा झील से जोड़ता है या वोल्गा बाल्टिक जलमार्ग से जुड़ता है। फिर मुख्य डेन्यूब नहर है, मेन नदी जो कि राइन की एक सहायक नदी है, और डेन्यूब नदी, इनको आपस में जोड़ती है नहर, जिससे उत्तरी सागर और काला सागर के मध्य यातायात सुगम्य रूप से प्रवाहित होता है। नेक्स्ट है रोन राइन रिवर, तो राइन बासेल में इसको रोन जो कि साओन नदी है इससे जोड़ती है और इस प्रकार उत्तरी सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने में मदद मिलती। फिर एम्स्टर्डम राइन रिवर है जो कि ये नहर है जो कि एम्स्टर्डम बंदरगाह को राइन नदी से जोड़ती है ये नहर। फिर मार्ने राइन जलमार्ग है, ये पेरिस बेसिन को एल्सेस लॉरेन के औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ती है। इससे पहले जानेंगे यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ क्या है, EFTA। तो EFTA मुक्त व्यापार क्षेत्र जिसमें आते हैं आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, ये शामिल हैं। ये संगठन यूरोपीय संघ EU के समानांतर कार्य करता है। फिर आ जाते हैं बाल्टिक राज्य पे, इम्पोर्टेंट है बाल्टिक देश कौन कौन से हैं आपसे पूछा जा सकता है। तो बाल्टिक राष्ट्र में एक भू राजनीतिक शब्द है यह, जिसका उपयोग करते हैं आमतौर पर बाल्टिक सागर के पूर्वी तट पर 3 देशों के समूह के लिए। इसमें एस्टोनिया है, लातविया है और लिथुआनिया है। फिर से देख लीजिएगा, इसमें एस्टोनिया है, ये रहा, लातविया है और लिथुआनिया है। 3 देश एक आधिकारिक संघ नहीं बनाते लेकिन सुरक्षा और रक्षा के मामलों में सहयोग करते हैं। तीनों देश नाटो जो कि रूस द्वारा धमकाने का मुकाबला करने के लिए, और नाटो संघ आपको पता होगा, यूरोजोन, ICD और यूरोपीय संघ के सदस्य हैं, ये तीनों के तीनों देश। तो याद रखिएगा बाल्टिक देश कौन कौन से हैं, इसमें आपको एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया मिलेगा। मैप में आप इन कंट्रीज़ को भी देख सकते हैं, जैसे कि ये एस्टोनिया हो गया, लातविया है और लिथुआनिया है।
अब आप ये भी देख सकते हैं किनसे अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। अब आगे इस कॉन्टिनेंट में हमें डिस्कस करना है नॉर्डिक कंट्रीज़ के बारे में, नॉर्डिक देश के बारे में। सबसे पहले इसमें आता है स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप। तो भौगोलिक क्षेत्र जिसमें नॉर्वे की मुख्य भूमि, स्वीडन और उत्तरी फिनलैंड इसमें शामिल हैं, वो क्या कहलाएंगे? स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप वाले क्षेत्र के जो भी देश हैं। फिर है फेनोस्कैंडिया। फेनोस्कैंडिया एक फेनोस्कैंडियन प्रायद्वीप भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें स्कैंडिनेवियाई और कोला प्रायद्वीप, मुख्य भूमि फिनलैंड और उत्तर पश्चिमी रूस का छोटा सा क्षेत्र शामिल हो जाता है। अगला जो बहुत बार पूछा जाता है कि नॉर्डिक देश कौन कौन से हैं, तो नॉर्डिक देश, नॉर्डिक्स उत्तरी यूरोप का एक भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र है। इस शब्द में डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन के साथ साथ फरो आइलैंड और ग्रीनलैंड भी शामिल हैं। तो याद रखिएगा नॉर्डिक देश में कौन कौन से हैं? डेनमार्क है, फिनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है और स्वीडन के साथ साथ फरो आइलैंड और ग्रीनलैंड शामिल हैं, जो दोनों डेनमार्क के राज्य का हिस्सा हैं। नॉर्डिक देशों में उनके जीवन, इतिहास, धर्म और सामाजिक संरचना के तरीके में बहुत समानता मिलती है। फिर देखते हैं स्कैंडिनेविया क्या है, तो ये नॉर्वे, स्वीडन प्लस डेनमार्क मिलकर के क्या बनाते हैं? स्कैंडिनेविया बनाते हैं। अंग्रेजी भाषा में स्कैंडिनेविया शब्द को कभी कभी नॉर्डिक देशों के लिए एक पर्याय या निकट पर्याय के रूप में उपयोग किया जाता है, इस आधार पर कि उनके निवासी स्कैंडिनेवियाई भाषा नॉर्वे और स्वीडन से संबंधित जो भाषा है उसे बोलते हैं। कुछ यूरोपीय देश ऐसे थे जो तत्कालीन यूएसएसआर का हिस्सा थे, जैसे कि बाल्टिक राज्यों में एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ये किसके हिस्सा थे? तो यूएसएसआर के। पूर्वी यूरोप का बेलारूस, मोल्डोवा, यूक्रेन और रूस भी 3 बाल्टिक राज्य 1990 में यूएसएसआर से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने वाले पहले राज्य थे। बाल्कन देखते हैं, बाल्कन देश कौन से हो जाएंगे? तो बाल्कन प्रायद्वीप में आमतौर पर अल्बानिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, बुल्गारिया, क्रोएशिया, कोसोवो, मोंटेनीग्रो, उत्तरी मैसेडोनिया, रोमानिया, सर्बिया और स्लोवेनिया इसमें शामिल हैं। मोल्डोवा, रोमानिया, तुर्की और ग्रीस के कुछ हिस्से को भी अक्सर बाल्कन में शामिल किया जाता है। आप मैप में भी देख सकते हैं इन कंट्रीज़ को। सबसे पहले आपको ये रोमानिया देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मोल्डोवा, रोमानिया, फिर है ये देखिए सर्बिया, यहाँ पर बुल्गारिया मिल जाएगा, मैसेडोनिया है, कोसोवो है, ठीक है, मोंटेनीग्रो, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया और इसके साथ साथ अल्बानिया। इन सबको मिला लेंगे तो क्या बनेगा? बाल्कन कंट्रीज़ बन जाएंगी। फिर से याद कर लीजिएगा, अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, बुल्गारिया, क्रोएशिया, कोसोवो, मोंटेनीग्रो, फिर इसके बाद मैसेडोनिया है, रोमानिया है, सर्बिया है और स्लोवेनिया भी आपको मिलेगा इसमें। तो ये रहा स्लोवेनिया। इसके बाद हमें तुर्की जलडमरू मध्य देखना है। ये तुर्की जलडमरू मध्य जल मार्गों की एक ऐसी श्रृंखला बनाता है जो एजियन सी और भूमध्य सी, मतलब भूमध्य सागर, माफ कीजिएगा, एजियन सागर और भूमध्य सागर को काला सागर से जोड़ता है। कौन सा? तुर्की जलडमरू मध्य। तो यहाँ पर आपको एजियन सी दिख रहा है, सी ऑफ मरमरा है और यहाँ पर ब्लैक सी आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये क्या करता है? जो तुर्की जलडमरू मध्य है ये क्या करता है? भूमध्य सागर को मेडिटेरेनियन सी और एजियन सी, इनको कैसे जोड़ता है? ब्लैक सी से जोड़ने का कार्य करता है और इनमें डार्डेनलीज और बॉस्फोरस संधि शामिल है। बॉस्फोरस क्या करेगी? ये सी ऑफ मरमरा को ब्लैक सी से कनेक्ट करने का काम करेगी। पहली तो याद रखिएगा बॉस्फोरस। सेकंड आपको डार्डेनलीज याद रखनी है, ये एजियन सी को मरमरा सी से कनेक्ट करती है, ठीक है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। अब हम लोग यूरोप के प्लेन्स की बात करेंगे, जो भी प्लेन है। तो यूरोपियन मैदान या महान यूरोपियन मैदान यूरोप में सबसे बड़े पर्वत मुक्त भू आकृति के रूप में जाना जाता है और यह मैदान पश्चिम में पायरेनीज पहाड़ों, बिस्के की खाड़ी के फ्रांसीसी तट से लेकर पूर्व में रूसी यूराल पर्वत तक विस्तृत है। फिर हम पैनोनियन बेसिन की बात करते हैं। तो ये पैनोनियन बेसिन कार्पेथियन और ट्रांसिल्वेनियन आल्प्स से घिरा हुआ है। अधिकांश बेसिन में ग्रेट हंगरी के मैदान शामिल हैं। डेन्यूब नदी बेसिन को मोटे तौर पर आधे हिस्सों में ये बांटता है पैनोनियन बेसिन। नेक्स्ट यहीं पर इबेरियन प्रायद्वीप है। इबेरियन प्रायद्वीप में स्पेन और पुर्तगाल के साथ साथ दक्षिणी फ्रांस का एक छोटा क्षेत्र, अंडोरा की रियासत और जिब्राल्टर की ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र भी शामिल है। नेक्स्ट जिब्राल्टर देखते हैं क्या है। तो 1704 में एंग्लो डच सेनाओं ने स्पेन से जिब्राल्टर पर कब्जा कर लिया। जिब्राल्टर की संप्रभुता एंग्लो स्पेनिश संबंधों में विवाद का एक कारण है। 2002 में महत्वपूर्ण जनमत संग्रह में जिब्राल्टर निवासियों ने
स्पेनी संप्रभुता के प्रस्तावों को खारिज कर दिया था। नेक्स्ट कंट्री हमें पढ़ना बेलारूस और यूनाइटेड किंगडम के बारे में बात करेंगे। तो बेलारूस एक तरह का स्थलबद्ध अर्थात लैंड लॉक्ड कंट्री है। सीमाएं इसकी पूर्व में रूस से लगती हैं, दक्षिण में यूक्रेन से, पश्चिम में पोलैंड से और उत्तर पश्चिम में लिथुआनिया और लातविया से लगती है। तो कई बार प्रश्न ऐसे भी बनते हैं, कंट्री देकर के आपसे पूछा जाता है इनकी बाउंड्री किससे शेयर नहीं होती है, तब आपको ढूंढने में दिक्कत होती है। तो इसके लिए आपको याद होना चाहिए कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो इससे बाउंड्री शेयर करेंगे। इसमें रूस है, यूक्रेन है, पोलैंड है, लिथुआनिया और लातविया। और याद रखिएगा मैप में देख करके कि दक्षिण में यूक्रेन है, पश्चिम में पोलैंड है, उत्तर पश्चिम में लिथुआनिया और लातविया है। इसकी राजधानी है मिन्स्क। बेलारूस 1991 में यूएसएसआर से अलग हो गया था और बेलारूस यूरोप का एकमात्र तानाशाही शासन व्यवस्था वाला राष्ट्र है। नीपर जो है ये बेलारूस की सबसे लंबी नदी है। अब बात करेंगे यूनाइटेड किंगडम की। तो 1707 में स्कॉटलैंड के साम्राज्य ने ग्रेट ब्रिटेन के नए साम्राज्य के निर्माण के लिए इंग्लैंड के साम्राज्य के साथ एक राजनीतिक संघ में प्रवेश किया। 1801 में ग्रेट ब्रिटेन के साम्राज्य ने आयरलैंड के साम्राज्य के साथ एक राजनीतिक संघ में प्रवेश किया ताकि ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड का यूनाइटेड किंगडम बनाया जा सके। 1921 में आयरिश स्वतंत्रता संग्राम के बाद उत्तरी आयरलैंड बनाने के लिए आयरलैंड का विभाजन किया गया था। आयरिश मुक्त राज्य बनाया गया और उत्तरी आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा बन गया। तो एक बार फिर से अगर आप मेरे साथ यूरोप महाद्वीप को रिवाइज करना चाहेंगे तो इसका क्षेत्रफल है 10.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर में। समुद्र तट की लंबाई 38,000 किलोमीटर है। 51 इसमें संप्रभु देश हैं। सबसे बड़े देशों में रूस है, यूक्रेन है, फ्रांस, स्पेन, स्वीडन और नॉर्वे है। इसके अलावा बाकी सारे जो कंट्रीज़ हैं वो आप देख सकते हैं। प्रमुख शहरों में बात करें तो प्रमुख शहरी क्षेत्र इसमें इस्तांबुल है, मॉस्को है, लंदन है, सेंट पीटर्सबर्ग है, बर्लिन है, मैड्रिड है, हेलसिंकी, ये सारे आपको याद रखना है। प्रमुख द्वीप भी देख सकते हैं जिसमें आपको कुछ रूस के, कुछ नॉर्वे के, कुछ डेनमार्क के आपको दिख जाएंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी झीलों की बात करें तो लेक लडोगा है, लेक वनगा है, क्यूबिशेव जलाशय है, लेक वेनर्न है, राइबिन्स जलाशय है। ये आप रिवर देख सकते हैं इसमें। इसका सर्वोच्च पर्वत कौन सा है? माउंट एल्ब्रस है और माउंट ब्लैंक है। ठीक है। सबसे लंबी नदियों में वोल्गा है, सेकंड डेन्यूब है, फिर यूराल, नीपर और डॉन नदी आ जाएंगी। यूराल पर्वत है इसकी पर्वत श्रृंखलाओं में, स्कैंडिनेवियाई पर्वत है और कार्पेथियन पर्वत है। इसके साथ साथ आल्प्स भी है और कॉकेसस है। और कई बार पूछा जाता है इनसे कि यहाँ पर कौन कौन से देश इनके पास, यहाँ पर आज कितने देशों में फैला हुआ है। ठीक है, ये सब चीज़ें याद रखनी होती है, जैसे कि फ्रांस, स्विट्जरलैंड, मोनाको, इटली, लिechtenstein, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्लोवेनिया, यहाँ पर आल्प्स फैला हुआ। इसी तरह आपको सारे पर्वतों का स्थल याद रखना होगा। अब यूरोप की नदियों की बात करें तो सबसे बड़ी कौन सी? वोल्गा, फिर है डेन्यूब। अब इसमें देखेंगे कौन कौन से शहरों से होकर के गुजरती है। जैसे डेन्यूब 11 देशों से होकर बहती है, ये आपको याद करना रहेगा। तो ये सब चीज़ें मैंने पिछली क्लास में पढ़ाई हुई हैं। यूराल रिवर हो गई, नीपर, डॉन और राइन रिवर, इनको भी हमने डिस्कस किया था। विस्चुला, लॉयर, ओडर, रोन, सीन और एल्ब। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी उनको ज़रूर देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। और आज हम लोगों ने EFTA डिस्कस किया, बाल्टिक राष्ट्र सारे डिस्कस किए, नॉर्डिक देश डिस्कस किए हैं, बाल्कन हमने डिस्कस किए हैं। इसके साथ साथ तुर्की जलडमरू मध्य हो गया, इसमें डार्डेनलीज और बॉस्फोरस जल संधि आ गई। ग्रेट यूरोपियन प्लेन, पेनोनियन बेसिन हो गया। इसके साथ साथ इबेरियन पेनिनसुला, जिब्राल्टर, बेलारूस और यूनाइटेड किंगडम। तो आज की ये क्लास कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही कंटेंट के साथ मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आपको इससे रिलेटेड PDF नोट्स डाउनलोड करने हैं या फिर कोई कोर्स ज्वाइन करना है तो आप दिए गए नंबर्स पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। और जो भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपको तुरंत डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना होगा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। धन्यवाद।